किसी फीमेल को कब अपने पीरियड्स पेन को लाइटली लेना चाहिए और कब सीरियसली लेना चाहिए? वो पेन जो कि आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज ना करने दे। लोगों को ये मानना है कि ये तो सब पीरियड्स पेन तो होगा एंड यू हैव टू बियर इट। जिस फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है उसे 3-4 मोटे मोटे जो सिम्टम आएंगे वो कौन से होंगे? कई बार स्टूल पास करते हुए ब्लड आना या फिर बहुत पेन होना, दैट इज़ ऑल्सो एक लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का। ये जो मिथ है ना कि एंडोमेट्रियोसिस है, अगर एक बेबी हो जाए तो फिर वो ठीक हो जाएगा, इट इज़ टोटली रॉन्ग। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत लेट जाके डायग्नोसिस हो पाए। ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल का डिले होता है टू डिटेक्ट एंडोमेट्रियोसिस। पेशेंट कई बार बहुत लेट आते हैं, दे कंसिडर इट एज नॉर्मल, बट जब बच्चा नहीं हो रहा है, आपस में रिलेशन नहीं हो रहे हैं, तब फीमेल विजिट करती है डॉक्टर को। फीमेल हो या मेल हो, डर जाते हैं कि ये हार्मोनल पिल है, हमें कोई नुकसान तो नहीं करेगी। तो क्या इस दवा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? पहली बात तो सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ा मिथ है कि हार्मोनल पिल के साइड इफेक्ट्स हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अब वो क्या बचते हैं? अगर दवाओं से एंडोमेट्रियोसिस का इलाज नहीं हो सकता तो फिर क्या ऑप्शंस है? देन लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी मीन्स की होल सर्जरी जी, इन विच वी गो, जिसमें हम छोटे छोटे कट्स के द्वारा सर्जरी करते हैं एक कैमरे से देखते हुए। महिलाओं में पीरियड्स का पेन, कई महिलाओं को लगता है कि ये नॉर्मल है, कई महिलाओं को लगता है कि दर्द होना भी नॉर्मल है। बहुत ज्यादा दर्द अब कुछ फीमेल्स बियर करती हैं और कुछ थोड़े से दर्द में भी दवा ले लेती हैं। लेकिन क्या पीरियड्स का पेन भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है? क्या वो प्रॉब्लम इतनी गंभीर हो सकती है कि उसका तुरंत इलाज कराया जाना जरूरी है? कब पीरियड्स के पेन को नॉर्मल समझे और कब उसे बीमारी समझे, आज इसी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। और इस पॉडकास्ट की तह में छुपा है एक भारी भरकम मेडिकल शब्द, एंडोमेट्रियोसिस। आम लोगों के लिए वो क्या होता है, फीमेल्स इसे कैसे समझ सकती हैं, ये क्या बीमारी है और क्यों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज इस पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कुसुम लता हैं जो 19 साल से लंबे समय से गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हैं और खास तौर पर एंडोमेट्रियोसिस और ऐसी मुश्किल सर्जरीज में अपनी महारत रखती हैं। फिलहाल मदरहुड हॉस्पिटल्स गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हेलो एवरीवन। जैसे ये एक शब्द है एंडोमेट्रियोसिस, ये शब्द अपने आप में एक लेमैन को कुछ नहीं बता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या मतलब है। तो इससे पहले कि हम इस शब्द को डिकोड करें, किसी फीमेल को कब अपने पीरियड्स पेन को लाइटली लेना चाहिए और कब सीरियसली लेना चाहिए, क्या कुछ मोटी मोटी पहचान की जा सकती है? एंडोमेट्रियोसिस एक शब्द है जो कि आम भाषा में अगर समझाया जाए, यूट्रस यानी कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग जिसे हम कहते हैं उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस शब्द है ये वहां से आया है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है आइडली वो यूट्रस के अंदर होनी चाहिए। बट क्या होता है, हर बार पीरियड्स के दौरान कई बार वो लाइनिंग ट्यूब्स के रास्ते आउट फ्लो होती है, दैट गोज इनटू द ओवरीज एंड अब्डोमेन। तो यूजुअली जो पीरियड्स का फ्लो है वो सर्विक्स के थ्रू वजाइना से बाहर आता है, बट कई बार ये बैक फ्लो होता है। मतलब जब किसी महिला को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है जो एंडोमेट्रियोसिस के केस में वैसे नहीं हो रहा होता जैसे होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि उनका बैक फ्लो ज्यादा होता है। तो वो जो पीरियड्स का ब्लड है वो वजाइना के थ्रू तो आ ही रहा है बाहर, बट उसका कुछ अमाउंट जो है, ट्यूब्स कनेक्टेड हैं यूट्रस से, तो वो कुछ बैक फ्लो होके बाहर जा रहा है इन अब्डोमेन, जो पेट में जा रहा है, जो कि ओवरीज तक पहुंचता है। सो एंडोमेट्रियोसिस अगर हम मोटे शब्दों में कहें, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है जो यूट्रस की लाइनिंग जैसा टिश्यू है वो यूट्रस की बजाय बाहर के एरिया में है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। ओके। यूट्रस की जो लाइनिंग है वो यूट्रस के अलावा और सब बाहर जगह है, ओवरीज में है, ट्यूब्स में है, आपकी आंतड़ियों के आसपास है, और कई बार तो ये पेट और जो हमारे सांस का जो मसल है डायफ्राम वहां तक पहुंच जाती है। ओके, इसको भी और डिटेल में समझें उससे पहले, जो एक नॉर्मल पेन होता है पहले दूसरे दिन आमतौर पर हर फीमेल को होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है? सी, बिकॉज एक नॉर्मल पीरियड पेन इज माइल्ड पेन इज वेरी कॉमन सारी औरतों में, बट वो पेन जो कि आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज ना करने दे, यानी कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे, आप अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको लीव लेनी पड़ रही है। सो बेसिकली इफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड टू दैट एक्सटेंट, देन इट कैन बी अ वरीसम।
ओके, माइल्ड पेन इज बियरेबल। बट ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर की डेफिनेशन है, ये हर किसी के लिए अलग अलग है। ये परिभाषा बिल्कुल अलग है। कुछ फीमेल्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो बहुत सिवियर पेन को भी मानती ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस भारतीय समाज में सफरिंग्स को नॉर्मलाइज किया गया है। वुमन मीन्स सफरिंग, वुमन मीन्स पेशेंस, सहन शक्ति। तो लोगों को ये मानना है कि ये तो सब पीरियड्स पेन तो होगा एंड यू हैव टू बियर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सफरिंग्स को नॉर्मलाइज करने का एक आइडिया है ना, इसको हमें दोबारा से समझना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, कई बार जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं लाइक अस, इवन दे डोंट नो एग्जैक्टली कि दिस हैज टू बी एक्टेड अपॉन और दिस हैज टू बी लेफ्ट। ओके, सही बात है। सो कई बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ही पता नहीं होता। सो मेनी वुमेन दे गो टू द डॉक्टर एंड दे एक्सप्लेन देयर सिम्टम्स, बट इवन द डॉक्टर्स दे से नो, इट इज नॉट, इट इज नॉर्मल। ज्यादातर हमने देखा है डॉक्टर्स कहते हैं अरे पहले दूसरे दिन तो पेन होगा ही, उसमें इतना क्या रोना है, तो नॉर्मल है। नहीं, बट दैट पेन जो कि आपकी लाइफ को आपको अपने तरीके से जीना ही ना दे, मतलब आपका डे टू डे एक्टिविटी भी डीरेल कर दे। यस, that pain should be taken seriously, which is requiring painkiller again and again in every cycle, that should be dealt with. मैंने ये जो सवाल पूछा ना, वो इसलिए भी पूछा कि जैसे आपने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा होता है कि वो जो ब्लड है वो बाहर तो आ ही रहा है, वो ऊपर भी कहीं जा रहा है ना। तो अगर पहले दूसरे दिन पेन हो रहा है तब भी क्या कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लड तो ऊपर जा रहा है इसलिए पेन हो रहा है? ऐसा नहीं है। सी, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, व्हाट आई वुड से, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में निकलते हैं। ओके, एंड देन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, टू एक्सपेल दैट लाइनिंग आउट। दैट पेन इज नॉर्मल, ठीक है, वो पेन होता ही होता है। Okay, but when there is this backflow is more and more over the time, so this causes आपस में जो यूट्रस की वॉल है, ओवरीज हैं और जो आंतड़ियां हैं, वो सारी आपस में चिपक जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एडिशन फॉर्मेशन। सबका आपस में चिपक जाना, यहाँ तक कि जो एक हमारा पॉटी करने का रास्ता है, डेफिकेशन पाइप, वो भी आपस में चिपक जाती है। सो फीमेल्स फील पेन वाइल पासिंग स्टूल ऑल्सो, एंड समटाइम दे हैव डीप पेन ड्यूरिंग सेक्स ऑल्सो। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अब मैं इसी पे आने वाली थी कि हमने एंडोमेट्रियोसिस मेडिकली तो समझाया, जिस फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है उसे 3-4 मोटे मोटे जो सिम्टम आएंगे, अगर वो नोट करना चाहें कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड पेन विच अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बैडली। आप डे टू डे के काम नहीं कर पा रहे हैं, आप डे टू के काम, आपको बहुत ज्यादा पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है। तो कुछ फीमेल्स तो हर पीरियड साइकिल में पहले दिन तो पेन किलर खा ही लेती हैं, नॉर्मल नहीं है। नहीं, सी, यू कैन टेक पेन किलर ऑन एंड ऑफ, बट रूटीनली फॉर 3 to 4 days इफ यू आर टेकिंग पेन किलर in each and every cycle, then it is not normal. Taking painkiller on day 1 or day 2 is fine. देखिए, पीरियड्स के पहले दिन दवाई खाना नॉर्मल है, बट वही दवाई अगर आप 3-4 दिन लगातार खा रहे हैं और हर साइकिल में खा रहे हैं, देन इट इज नॉट नॉर्मल, तभी नॉर्मल नहीं है। दूसरा, अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है बट नहीं कर पा रही है, इनफर्टिलिटी, दैट इज अनदर एक लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का। अच्छा। दूसरा, अगर किसी महिला को ड्यूरिंग सेक्स बहुत ज्यादा पेन है एंड शी इज नॉट interested or able to do it because of the pain, उसको फोबिया है कि मुझे पेन हो, then it can be an endometriosis. Okay, और कई बार स्टूल पास करते हुए ब्लड आना या फिर बहुत पेन होना, that is also एक लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का। और कई बार औरतों को नीचे पेट में एक डिफ्यूज और एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन उस टर्म को हम कहते हैं, that is also a sign of endometriosis. इसका मतलब ये है कि जो सिम्टम्स होंगे, जैसे स्टूल पास करते हुए पेन हुआ, सेक्स करते हुए पेन हुआ, या आपने कहा कि पेल्विक एरिया में भी हर वक्त थोड़ा पेन रहेगा या डिस्कम्फर्ट रहेगा, ये ऑफ एंड ऑन नहीं होंगे, ये बने रहेंगे। यस, बट ये पीरियड्स के दौरान ज्यादा हो जाएंगे, पीरियड्स में ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है
और जो स्टूल का रास्ता है, इवन जो पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर है, वो सब एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे हुए हैं। ब्लड बैकफ्लो होने के कारण ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। दैट कॉजेज लॉट ऑफ पेन। एंडोमेट्रियोसिस को लोगों ने तो, महिलाओं ने तो समझा कि ये 3-4 सिम्टम है, इसका मतलब एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो डेफिनेटिव ये बता पाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस है? सबसे पहले तो कोई अगर महिला हमारे पास विजिट करती है तो उसके मेन कंप्लेन क्या है। कई बार जो कंप्लेन पेशेंट लेकर आई है वो कंप्लेन होती ही नहीं है। हमें एज अ डॉक्टर वो कंप्लेन और डेप्थ में पूछ पूछ कर पता करनी पड़ती है। जैसे सम लेडीज टेल की पीरियड्स का पेन है, बट दे कंसिडर इट नॉर्मल। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वुमन को सफरिंग्स नॉर्मल लगती है। देन ऑन बहुत बार पूछने पे फिर सेक्स के दौरान पेन, ये कई फीमेल्स पहली बार में बताती नहीं है। देन समटाइम्स स्टूल पास करते हुए ब्लड आना, कई बार यूरिन में ब्लड आना, दैट कैन बी अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो एक पर्सनल डेप्थ में हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट से। फिर आप ये सारे सवाल पूछते हैं? हम ये सारे सवाल पूछते हैं। देन वी डू एग्जामिनेशन। एज अ गायनी डॉक्टर वी हैव डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कैसे करते हैं? हम बाहर से भी एग्जामिनेशन करते हैं और इंटरनली वजाइना से भी एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन? यस, फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी एडवाइज अल्ट्रासाउंड, बट अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो इंटरनल अल्ट्रासाउंड, वजाइनल अल्ट्रासाउंड, बट सारे अल्ट्रासाउंड एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट नहीं कर पाते। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर पाते बिकॉज इट इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। यानी कि जो इंसान अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसे भी एंडोमेट्रियोसिस की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टू सी एंडोमेट्रियोसिस लीजन। मतलब एंडोमेट्रियोसिस की जो जगह जगह पे लीजन बनी है ना, उसे देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करने वाले को भी काफी नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये भी है कि बहुत बार 70 to 80% आर नॉट डायग्नोज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। अरे, देन वी एडवाइज MRI। उसमें पकड़ में आता है? यस, MRI हैज हायर सेंसिटिविटी। अच्छा। MRI की डिटेक्शन रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड। तो सीधे MRI क्यों नहीं लिख देते? अल्ट्रासाउंड इज फॉर बिगर सिस्ट, लाइक एंडोमेट्रियोसिस कॉजेज चॉकलेट सिस्ट, यानी कि जो ओवरीज में देयर विल बी सिस्ट। अब सिस्ट क्या है? एक गुब्बारा। ओके, सिस्ट का मतलब है एक गुब्बारा जो कि भरा हुआ है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पस हो, चाहे वो ब्लड हो। एंडोमेट्रियोसिस में ये एक पुराना ब्लड है। ब्लड कैसा होता है? लाल रंग का। और अगर ये पुराना हो जाए तो इट विल बी ब्राउन। ओके, यहाँ से एक टर्म आई है चॉकलेट सिस्ट, कि वो जो ब्लड जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो ब्राउन सा लगता है। दैट इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। Exactly. When we do surgery, we see the brown liquid coming out, thick like a chocolate sauce. That is called chocolate cyst. So the bigger cysts we are able to identify on ultrasound. But the lesions which are there in the in the stool passage, on the पेशाब की थैली के पास, यूट्रस के पीछे वाले सरफेस पे, और पूरी जो फसावट है, चिपकना जो है, वो MRI से ही पता चलता है। ओके, तो जहाँ पर आपको इनिशियल डायग्नोसिस नहीं मिलता फिर आप वहाँ सजेस्ट करते हो कि एक MRI करा लें। यस। अब जैसे आपने कहा, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत लेट जाके डायग्नोसिस हो पाए एंडोमेट्रियोसिस का? ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल का डिले होता है टू डिटेक्ट एंडोमेट्रियोसिस। मतलब बीमारी हो चुकी है, उसके 7 साल बाद पकड़ में आ रही है। इसके 2 कारण हैं, एक तो पेशेंट फैक्टर, दूसरा डॉक्टर फैक्टर। पेशेंट कई बार बहुत लेट आते हैं, दे कंसिडर इट एज नॉर्मल, बट जब बच्चा नहीं हो रहा है, आपस में रिलेशन नहीं हो रहे हैं, तब फीमेल विजिट करती है डॉक्टर को। सेकेंड, डॉक्टर हैज एडवाइज अल्ट्रासाउंड, बट अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं हो पाया एंड इट शोड नॉर्मल। देन वी डू लेप्रोस्कोपी। Laparoscopy मतलब keyhole surgery, where we give small cut. That is the gold standard for diagnosis. Laparoscopy diagnosis के लिए and treatment also. दोनों के लिए? Yes. Okay. But because knowledge and awareness of endometriosis is not that much, and the symptoms वो कहीं ना कहीं नॉर्मल पीरियड्स के साथ मैच करते हैं, सिम्टम्स हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस में 5 से 7 साल का डिले देखा गया है। और जैसे आपने कहा कि फीमेल्स तब आती हैं जब या तो बेबी नहीं हो पा रहा है या फिर इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है और वो अवॉइड कर रही हैं। इसका मतलब क्या ये है कि शादी से पहले भी एंडोमेट्रियोसिस रहा हो लेकिन पकड़ में ना आए, ये बहुत कॉमन है? यस,
अगर अडोलसेंट में भी, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स में भी बहुत सीवियर पेन है, देन वो एंडोमेट्रोसिस हो सकता है। हमने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को ट्रीट किया है, मेडिकली ऑल्सो एंड सर्जिकली ऑल्सो, विद लार्ज चॉकलेट सिस्ट, बड़े बड़े एंडोमेट्रोटिक सिस्ट के साथ, जो कई सालों से बने हुए होंगे। यस, बट विद टाइम इट एडवांसेस। ओके, फिर वो बड़े होते जाते हैं। यस, कोई भी एज में हो सकती है ये प्रॉब्लम? yes, but mostly it is the problem of a reproductive age group, but it starts from adolescent. डॉल्सन में भी शुरू हो सकती है। ओके, डायग्नोसिस के तरीके आपने बताए, और दूसरा आपने कहा कि मेडिकली भी ट्रीट किया है, सर्जिकली भी, तो Yes. इसका मतलब ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Yes, उनके बारे में थोड़ा बताइए। see, if अगर मैं एज अ पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाऊं, तो मेरा ये मानना नहीं होगा कि मुझे जाते ही सर्जरी बता दी जाए। बिल्कुल। ओके, तो हम वही ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एक पेशेंट के लिए मेडिकली, सोशली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली सुटेबल रहे। ओके, तो अगर बहुत ही माइल्ड सिम्टम है एंड कुछ इनफर्टिलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आर नॉट वेरी सीवियर, देन शी कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल्सो एंड वी कैन गिव सम हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑल्सो। अच्छा, हाँ, उसमें क्या किया जाता है? हार्मोन पिल्स, यूजुअली देयर इज वन टैबलेट, वी गिव इट फॉर 3 to 6 months रेगुलरली एंड देन सी द इफेक्ट। तो यूजुअली एक तरह की हार्मोन की दवाई आती है जिसे हम डेली एक गोली देते हैं। हाँ। और फिर 3 से 6 महीने में उसका असर देखा जाता है। आमतौर पर जब कोई हार्मोन की दवा दी जा रही होती है किसी को भी, तो फीमेल हो या मेल हो डर जाते हैं कि नहीं हार्मोनल पिल है, हमें कोई नुकसान तो नहीं करेगी। तो क्या इस दवा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? पहली बात तो सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ा मिथ है कि हार्मोनल पिल के साइड इफेक्ट्स हैं। पहले के जमाने में जो हार्मोनल पिल आती थी वो बहुत ही हाई डोज आती थी, बट आजकल का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, तो लो डोज पिल्स आ गई हैं विद वेरी मच सेफ्टी प्रोफाइल, साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। तो जो मेडिसिन आजकल दी जा रही है, पहली बात तो वो बहुत लो डोज में है एंड दे आर देयर टू, वो एंडोमेट्रोसिस को ठीक करने के लिए है। हाँ, पहले 3 या 4 दिन थोड़ा बहुत नौजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है किसी भी हार्मोन को लेने के बाद, ठीक है, बट उसके बाद जो बॉडी है वो अकस्टम हो जाती है। इन दवाओं को लेते हुए कोई ऐसा ध्यान रखा जा सकता है जिससे नौजिया, वॉमिटिंग भी कम हो, और अगर कोई साइड इफेक्ट का खतरा भी किसी को है तो वो भी कम हो? कोई एडिशनल प्रिकॉशन ली जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड अ बैलेंस्ड डाइट। Okay, these days youngsters and even the corporate working people, they have no day and night schedule, so sleep is lacking, and that is causing lot of stress. So avoid smoking, too much of alcohol, and lack of sleep. तो थोड़ा सा स्लीप का ध्यान रखें, खाना टाइम से खाएं, एडिक्वेट पानी पीना, बस इतना काफी है। हाँ। ओके, एंडोमेट्रियोसिस का क्या लाइफस्टाइल की आदतों से भी कोई लेना देना है? हर बीमारी का लाइफस्टाइल से ही लेना देना है। एंडोमेट्रियोसिस का भी? यस, एंडोमेट्रियोसिस का भी। सी, एक्सट्रीम स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड पुअर लाइफस्टाइल, पुअर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, यस, दे increase the chances of having endometriosis in family history also. अगर फैमिली में किसी को endometriosis रहा है, then there can be higher chances कि endometriosis आए। फैमिली से मतलब अगर मदर को, सिस्टर, यस, तो चांसेस होंगे। और भी कोई ऐसी फीमेल्स हैं जो हम कहेंगे कि जिनको हायर चांस है कि एंडोमेट्रियोसिस होगा? एक तो आपने कहा फैमिली हिस्ट्री है, उसके अलावा भी क्या हम पहले से फीमेल्स अवेयर रह सकती हैं कि हाँ हमें खतरा हो सकता है तो हम ध्यान रखें? बट मोस्टली देयर आर नो टेस्ट, so we can detect prior, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, but mostly it is the period pain which denotes कि endometriosis हो सकता है। एक तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि एक हार्मोनल पिल है जो कुछ महीनों के लिए दी जाती है। कितने % फीमेल्स का सिर्फ इस दवा से ही इलाज हो जाता है और उन्हें ज्यादा टेंशन फिर आगे नहीं लेनी पड़ती? मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हीं फीमेल में दी जाती है जिसमें एंडोमेट्रोसिस के जो सिस्ट हैं, चॉकलेट सिस्ट हैं, वो बहुत छोटे हैं और उनकी जो बीमारी है वो आसपास की इंटेस्टाइन, आसपास की आंतड़ियाँ वगैरह को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। तो अगर सिलेक्टेड पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए तो इट इज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल इन 50 to 60% ऑफ द केसेस। अच्छा, yes. पर फिर वो तभी होता होगा जब शुरुआत में प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए? हाँ, अगर वो जल्दी समय से ही डॉक्टर को दिखा दें। और ऐसा होता नहीं?
बट आजकल अवेयरनेस है तो कुछ लोग आ रहे हैं। आ जाते हैं। ओके, एक तो ये ग्रुप हो गया जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट, एक दवा दी और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व हो जाती है क्या पूरी तरह प्रॉब्लम? काफी हद तक पेशेंट्स गेट एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनके जो लक्षण हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन फिर उनको आगे ध्यान रखना पड़ता है। यस, वी फॉलो देम विद रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स। कितने टाइम में करा लेने चाहिए? 6 months। 6 महीने में करा लेनी चाहिए। ओके, अब जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है, पुरानी बीमारी है, सिस्ट बड़े हैं या और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचे? सी, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो, बट कई बार सर्जरी ना करवाना भी बीमारी को बढ़ाने के बराबर है। एक सर्जन ही कह रही यस, बिकॉज एज अ सर्जन हमें पेशेंट पर्सपेक्टिव के बारे में भी जानना चाहिए। सही बात है ना? इफ आई गो टू अ डॉक्टर एंड समवन सेज कि तुम्हारी सर्जरी होनी है कल को, माय फर्स्ट रिएक्शन विल बी नो। पहले आप डॉक्टर बदलोगे दूसरे को दिखाते हैं, शायद वो दवाओं से दे दे। बहुत सारे लोग हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए भी आते हैं ना। हाँ। क्योंकि पहली डॉक्टर ने सर्जरी बताई है। नो, बिकॉज आई एम एक्सचेंज। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ओके। दे फाइंड मी एज अ सरकारी डॉक्टर। ये तो अच्छी बात है। वैसे सरकारी जहाँ पे जुड़ जाता है डॉक्टर के साथ तो भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बस ये लोगों का बिलीफ है, जबकि ये बिलीफ पूरी तरह ठीक नहीं है। इट इज नॉट 100% करेक्ट कि सारे सरकारी डॉक्टर ठीक सलाह देंगे और सारे प्राइवेट डॉक्टर गलत सलाह देंगे। ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर ट्रेनिंग। देखिए, आमतौर पर जो लोग मानते हैं, एज अ लेमन मैं जो आपको बताऊं कि सरकारी हॉस्पिटल में वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनको कोई लालच होता नहीं है, क्योंकि उनको तो जो सरकारी मिलना है वही मिलना है। और इतने पेशेंट देख चुके होते हैं कि एक्सपीरियंस भी 2 साल के अंदर ही भर भर के हो जाता है। तो प्लस पॉइंट्स तो है। बट कॉर्पोरेट में भी बहुत डेप्थ में पेशेंट्स को देखा जाता है। So I say it just depends on the doctor. On the doctor, right. Coming back to the topic, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अब वो क्या बचते हैं? अगर दवाओं से एंडोमेट्रियोसिस का इलाज नहीं हो सकता तो फिर क्या ऑप्शंस है? Then laparoscopy. Laparoscopy means keyhole surgery. जी। In which we go, जिसमें हम छोटे छोटे कट्स के द्वारा सर्जरी करते हैं एक कैमरे से देखते हुए। सो कैमरे से हमें मैग्नीफाइड दिखता है, बड़ा दिखता है और बेटर दिखता है। आजकल तो 3D कैमरास भी हैं, लाइक आप जैसे थिएटर में मूवी देखते हैं, 3D कैमरास आर ऑल्सो देयर जिससे हम सर्जरी करते हैं। सो इन लेप्रोस्कोपी वी सी ऑल द यूट्रस, सारी आंतड़ियां, सारे सिस्ट, एंड वी डू सर्जरी एंड वी रिमूव द सिस्ट। हम सिर्फ जो एंडोमेट्रोसिस से अफेक्टेड पार्ट है सिर्फ उसी को निकालते हैं। एंड सर्जरी इफ डन अर्ली एंड इन एन एडिक्वेट वे, प्रॉपर सर्जरी, तो एंडोमेट्रोसिस 90% रिलीफ पॉसिबल है। यानी कि जो सिस्ट जहां जहां भी पड़े हुए हैं आप उनको लैप्रोस्कोपिकली की सारे निकाले जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यस। उसके बाद फिर आपने कहा 90% रिलीफ है, 10% क्या बच जाता है फिर? सी, समटाइम सम डिजीज इज नॉट विजिबल टू आई। जी। कुछ जो एंडोमेट्रोसिस है वो डीप डाउन लेयर्स में बहुत डीप है, तो कई बार जो लीजन हमें नहीं दिखाई देते हैं वो बाद में ग्रो करते हैं। सो 10% चांसेस आर स्टिल देयर, बट आफ्टर सर्जरी पेशेंट्स को फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कुछ हार्मोन्स पे डाला जाता है, क्योंकि फिर वो नेग्लिजिबल अमाउंट में कुछ बचा हुआ है ना। एक बार एंडोमेट्रियोसिस की लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी हो गई तो उसके बाद पेशेंट जो है काफी हद तक रिलीफ फील करता होगा। यस, और फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, दे कैन कंसीव। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करने से भी फर्टिलिटी पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ सकता है, ऐसा है क्या? यस, इट डिपेंड्स। इफ ओवरीज आर टोटली रिप्लेस्ड बाय सिस्ट, अगर ओवरीज बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े चॉकलेट सिस्ट हैं, तो कई बार सर्जरी करते हुए ओवरीज का काफी सारा टिश्यू निकल जाता है। दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट नेगेटिवली अफेक्ट फर्टिलिटी। सो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सर्जन टेक्निक। कई बार हमने देखा इन अनदर पॉडकास्ट, एक डॉक्टर ने भी सलाह दी कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसका बेबी एक हो जाए, तो क्या ये अप्रोच काम करती है? See, this approach only works if her symptoms are not that severe, her endometriosis is mild, she is not having large ovarian cyst, only then. But ये जो myth है ना कि एंडोमेट्रियोसिस है, अगर एक बेबी हो जाए तो फिर वो ठीक हो जाएगा, it is totally wrong. It does not go this way. नहीं, ठीक नहीं हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट उसके बाद एक बेबी हो जाए उसके बाद करना बेहतर है, ऐसा कुछ होता है क्या?
अगर एंडोमेट्रियोसिस इतना खराब है तो बेबी हो ही नहीं पाएगा। अगर माइल्ड है तो देन यस, तब ऐसा हो हाँ, सकता है। सर्जरी इज नॉट ऑलवेज नीडेड। तो एक ऑप्शन हुआ दवाओं का, दूसरा ऑप्शन हुआ लैप्रोस्कोपी का। यही 2 ऑप्शन है या कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करना है, या मोटे तौर पर इसी में सारा स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है? यही 2 ऑप्शन है। यही 2 ऑप्शंस हैं। एक बार सर्जरी हो गई, उसके बाद ज़िंदगी कैसी रहती है? क्या दवाएँ चलती हैं? क्या फीमेल्स को कुछ ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है? सी इफ सर्जरी इज डन एडिक्वेटली, जी। सारी जो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है अगर उसे ठीक तरह से निकाला गया है, देन यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्स। अच्छा, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। और फिर नॉर्मल पीरियड्स आते हैं यस जैसे आ रहे होते हैं। यस फर्टिलिटी भी आपने जैसे कहा इम्प्रूव हो ही जाती है। यस। एंड sometime if she has completed her family, if people come even at the age of 40, 45, 48 also with endometriosis, जो कि 20-25 साल से एंडोमेट्रोसिस से जूझ रहे हैं, बट नाउ उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उनके सिम्टम्स और बढ़ गए हैं, देन वी रिमूव टोटली एंटायर यूट्रस एंड ओवरीज। ऐसा भी होता है? यस। ऐसा किन केस में करेंगे? मतलब यही एक क्राइटेरिया है कि बेबी हो चुका है और मेनोपॉजल एज आने वाली है, या कोई और क्राइटेरिया भी होता है कि साइज या पोजीशन क्या है? यूजुअली साइज इज नॉट अ क्राइटेरिया, सिम्टम्स। और आप मानेंगे नहीं, एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट 3-3, 4-4 बार सर्जरी करवा चुके होते हैं और फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं आता। ऐसा क्यों? बिकॉज सम टाइम द फर्स्ट सर्जरी इज नॉट एडिक्वेट। जैसे आप बार बार कह रहे हो कि सर्जरी अगर एडिक्वेट है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। मान लीजिए किसी सर्जन ने सर्जरी की, वो इनएडिक्वेट सर्जरी भी कर सकता है? इनएडिक्वेट मीन्स जितना भी एंडोमेट्रोसिस का बर्डन है, जो बल्क है, वो सारा निकालना पड़ता है। इट इज एन एडवांस सर्जरी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। तो कई बार ये गलती हो जाती है कि पूरी तरह से वो क्लीन ना हो, ऐसे में फिर दोबारा सर्जरी कराओ। यस। ओके। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, वो अभी अगर मान लीजिए जब तक इलाज चल रहा है, या तो वो दवाओं पर हैं या अभी सर्जरी नहीं हुई, उस दौरान कुछ कर सकती हैं कि उनके सिम्टम्स में उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले? ऐसा कुछ नहीं, जो प्रॉब्लम है तो है। ओके। मतलब इफ आई से योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट गोज फॉर ऑल। इट गोज फॉर ऑल। ओके। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत सारी महिलाएं सिर्फ पीरियड्स पेन समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, या फिर ऐसा समझती हैं कि कई महिलाएं तो ये भी समझती हैं कि थोड़े बहुत सिस्ट तो होते ही हैं तो नॉर्मल है। नो, एंडोमेट्रोसिस सिस्ट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है। पेन भी होगा तो सीवियर होगा। यस। ओके। तो जिन महिलाओं को पीरियड्स का ऐसा पेन है जो बहुत ज्यादा है और उसे वो नॉर्मल पीरियड पेन समझकर अब तक इग्नोर करती रही हैं या पेन किलर्स के सहारे पर हैं, उन्हें इस बीमारी को रूल आउट करने के लिए कम से कम एक डॉक्टर विजिट और कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेने चाहिए, जिससे आगे की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। और खासतौर पर वो महिलाएं जो बच्चे के लिए प्लानिंग कर रही हैं, उनकी भी आगे की राह आसान हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत आसानी से एंडोमेट्रियोसिस को समझाया। थैंक यू।